हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। एमपी सिविल जज जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का 2015 का ये पेपर है जो हम सोल्व करेंगे और 75 क्वेश्चन इसके अंदर लॉ के हैं जो हम सोल्व करेंगे। जीके वाले क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय द कोर्ट टू क्वैश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन और टू ए पब्लिक ऑफिस। अगर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ है पब्लिक यानी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उस ये ऑर्डर को क्वैश करने का जो रिट है वो कौन सा होगा, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सेटोररी या मैंडमस। तो रिट कहाँ दिए गए हैं, आर्टिकल 32 से, हमें पता है अच्छे से ये बात। तो इसमें जो रिट होती है पब्लिक ऑफिस के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर को क्वैश करने का जो ऑर्डर दिया जाता है वो होता है क्यू वारंटो में। तो उसमें क्योंकि क्यू वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, क्यू वारंटो। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर ए लॉ इज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिपग्नेंट टू द अर्लियर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट देन द लॉ सो मेड बाय द स्टेट। अगर एक लॉ बनता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है कोई भी सब्जेक्ट पे जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, लेकिन वो कैसे, प्रेसिडेंट की कंसेंट से, लेकिन जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ था स्टेट के लॉ से पहले उसके अगेंस्ट है वो, तो क्या होगा, जो लॉ स्टेट ने बनाया है वो प्रिवेल करेगा, जो लॉ स्टेट ने बनाया वो प्रिवेल नहीं करेगा। परमिशन से सुप्रीम कोर्ट की स्टेट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा या हाई कोर्ट की परमिशन से ये प्रिवेल करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है ए, शैल प्रिवेल इन द स्टेट। उस स्टेट के अंदर वो ऑर्डर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में है, प्रेसिडेंट की कंसेंट से बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर, वो वहाँ पर प्रिवेल रहेगा। और इसके लिए आर्टिकल 254 का क्लोज 2 है, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड। तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या नहीं रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज की डेफिनेशन में क्या चीज़ नहीं आएगी, पहले तो समझिए कि एक्सप्लेनेशन कहाँ दी गई है। एक्सप्लेनेशन दी गई है आर्टिकल 236 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो क्या करें, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नहीं आएगा, सेशन जज नहीं आएगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं आएगा या चीफ जुडिशियल और स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं आएगा। तो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है, पर फिर भी मैं नहीं बताऊंगी। अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं आंसर करूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलिए, विच राइट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्वेश्चन हम पहले भी जो MPPCSJ का हमने जो है सोल्व किया था पेपर, उसमें भी पूछा गया था। मैंने आपको कहा बार बार रिपीट होते हैं ना, तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो क्या है कि कौन सा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फंडामेंटल राइट। राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी ये अब लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमें अच्छे से पता है। ये आर्टिकल 300A में है, ठीक है। और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 44th अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ को हटा दिया गया था। पहले ये भी फंडामेंटल राइट था लेकिन अब नहीं है, 44th अमेंडमेंट के बाद। फिफ्थ क्वेश्चन है, इक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो सभी सिटीजन्स को मिली हुई है, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को मिली है, अवेलेबल टू पर्सनस ऑफ इंडियन ओरिजिन इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर सिटीजनशिप। कोई भी सिटीजनशिप के हो बस इंडियन होने चाहिए, उनको मिल जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनीवन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनीवन, किसी को भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, इन तीनों में से पता चलेगा। सिर्फ सिटीजन्स को मिलेगा, सभी रेजिडेंट्स को मिलेगा, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हैं या फिर नहीं हैं, या फिर इंडिया के सिटीजन है कहीं भी रहते हों, सबको मिलेगा। तो जो इसका आंसर बैठेगा वो बैठेगा अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट पे चलिए, CPC का क्वेश्चन है, इन कनेक्शन विद ए सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन द सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट। अब देखो लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी इस चीज़ को पढ़ा है हमने। इंडिजेंट पर्सन के बारे में ऑर्डर 33 CPC बात करता है।
ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इन कनेक्शन विद द सूट बाय एन इंडिजिन पर्सन द सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट। सूट कब माना जाएगा इंस्टीट्यूट हुआ? व्हेन द एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज पाउपर इज मेड। देखो अब इसका जो आंसर है वो ये पहले वाला ही सही है, मैं बार बार ऑप्शन दूसरे क्या पढ़ूँ, पहला ऑप्शन ही ठीक है। जब उसने एप्लीकेशन लगाई कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं एज ए पॉपर या इंडिजेंट जो है सू कर सकूँ, तब जब एप्लीकेशन लगी तभी क्या होगा, डीम टू बी इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा, वो इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, मैं आपको बता रही हूँ सच में बहुत बार रिपीट हुआ है ये, बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट विल प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि क्या ऐसा होगा कि अगर कोई सूट जो है फॉरेन कोर्ट में चल रहा हो, पेंडेंट अभी पेंडेंसी में है, अभी वो पेंडेंट है, तो क्या विल प्रिक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, उसी कॉज पर, कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर इंडिया की कोर्ट चला सकती हैं कि पैरेलल? यस, नो, इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सूट, फाइंडिंग विल बी बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द सूट। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन ए फॉरेन कोर्ट विल प्रिक्लूड, क्या प्रिक्लूड करेगी, हाँ या नहीं? आंसर देना है कि हाँ या नहीं। Whether the pendency of a suit in a foreign court will preclude in the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action? Yes और no बताइए, आप खुद सोचिए, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, नो, प्रिक्लूड नहीं करेगा। फिर है द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा इज ऑल्सो अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री। तो जो हमारा सेक्शन 11 CPC है रेस जुडिकाटा, ठीक है, तो उसमें जो बात कर रहे हैं कि द प्रोविजन ऑफ रेस जुडिकाटा ऑल्सो अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ ए डिक्री। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ ए डिक्री पे भी क्या अप्लाई होती है रेस जुडिकाटा? तो हाँ, ना, या सिर्फ सूट पे है? तो हाँ इसका आंसर है, और एक्सप्लेनेशन भी है उसकी हमारे पास। क्या एक्सप्लेनेशन है? 7th। ठीक है, फिर आइए, इन द केस ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस ए सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन में बी इंस्टीट्यूटेड बाय। ये देखो क्या लिखा है, पब्लिक न्यूसेंस का जब केस होगा, पब्लिक न्यूसेंस की जो बात की गई है उसको जो है CPC के सेक्शन 91 में बात की गई है कि ये सूट फॉर डिक्लेरेशन इंजंक्शन में भी इंस्टीट्यूटेड बाय। पब्लिक न्यूसेंस के केस में जो डिक्लेरेशन होगा या इंजंक्शन का सूट होगा वो कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है? 2 पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, 2 persons हैविंग ऑब्टेन्ड ओरल कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल, 2 persons हैविंग ऑब्टेन्ड द रिटन कंसेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल, 2 persons विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। देखो ये वाला सेक्शन है 91, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि इसमें 2 पर्सन कोर्ट की परमिशन से इंस्टीट्यूट कर सकते हैं डिक्लेरेशन और इंजंक्शन के लिए, 91 सेक्शन। ठीक है, फिर आगे देखो, वेयर द अपेलेंट हैज विड्रॉन द अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट ए डिक्री पास्ड एक्स पार्टे द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ CPC शैल बी। समझिए, जब अपेलेंट क्या करता है, विड्रॉ कर देता है अपील जो कि एक डिक्री के अगेंस्ट पास हुई थी, कैसे? एक्स पार्टे, प्रेफर्ड अगेंस्ट डिक्री पास्ड एक्स पार्टे, जो डिक्री एक्स पार्टे में पास हुई थी उसके अगेंस्ट जो है वो विड्रॉ करता है अपील को, द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ CPC। तो क्या हो जाएगा, अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 के CPC के अंदर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, मेंटेनेबल हो जाएगी, या रेफर्ड फॉर ओपिनियन टू द अपेलेट कोर्ट चली जाएगी। तो इसमें हो जाएगा मेंटेनेबल है, वो मेंटेनेबल है, और इसके लिए केस भी है भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार। ठीक है, तो ये जो और अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 है वो राइट विद है सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 CPC का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी जो बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर याद रख लेना कि अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर जो अपील एक बार जो है एक्सपार्टे ऑर्डर के अंदर जो है वो डिक्री जो पास हुआ था, एक्सपार्टे डिक्री जो पास हुआ था उसके अगेंस्ट अगर कोई अपेलेंट जो होता है वो वो होती है अपील, उसको अगर विड्रॉ कर लेता है तो क्या वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, या मेंटेनेबल होगी? वो मेंटेनेबल होगी। Whether a minor on attaining majority may, if a sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by next friend will be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper.
whether a minor on attaining majority may, if a sole plaintiff apply that a suit instituted in his name by next friend may be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper। पहले ग्राउंड समझो, माइनर है, मेजोरिटी अचीव करने के बाद में ये सोच के कि उसके नेक्स्ट फ्रेंड ने जो है उसके नाम पे इंस्टीट्यूट कर दिया था, क्या डिसमिस कर देगा जब उसे लगे इनरीजनेबल या इम्प्रॉपर है? तो नहीं, विद द कंसेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड कर सकता है, हाँ कर सकता है। जॉइंट एप्लीकेशन विल लाई विद नेक्स्ट फ्रेंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यस, वो कर सकता है जब उसे लगे कि अनरीजनेबल या फिर इम्प्रॉपर ग्राउंड पे एप्लीकेशन दी गई थी। फिर आएगा वेयर द डिक्री इज फॉर द पोर्शन where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to government, the partition of revenue to government, the partition of the state in accordance with the law for the time being in force shall be made by, where the decree is for the partition of an undivided estate possessed to the payment of revenue to the government, assessed to the payment of revenue to the government। जब क्या कह रहे हैं कि एक डिक्री पास हुई पार्टीशन के लिए, एक डिक्री पास होती है पार्टीशन के लिए अनडिवाइडेड स्टेट की, where the decree is for the partition of an undivided state assessed to the payment of revenue to government। और वो असेस क्या किया जाता है कि पेमेंट जो होती हैं रेवेन्यू गवर्नमेंट की, उसमें असेस किया जाता है द पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, द पार्टीशन ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय। तो इसका जो पार्टीशन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ वो कौन करेगा? जब एक अनडिवाइडेड स्टेट का पार्टीशन जो है वो असेस करना है रेवेन्यू देने के लिए गवर्नमेंट को, जब एक अनडिवाइडेड स्टेट का पार्टीशन करना है, डिक्री जो है दी जा रही है और पार्टीशन के लिए का रेवेन्यू कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट को जाएगा। तो उसका जो पार्टीशन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ किसके द्वारा जो है वो बनाया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए पटवारी, नाजिर या कलेक्टर। तो आंसर है इसका कलेक्टर। ये थोड़ा टिपिकल है क्वेश्चन। No order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not exceed. No order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money। मनी की पेमेंट के लिए कोई डिक्री पास हुआ है। डिक्री किस लिए पास हुआ है? मनी की पेमेंट करने के लिए, और उसमें एग्जीक्यूट कराते हुए जजमेंट डेटर को क्या नहीं करा सकते? सिविल प्रिजन में डिटेन नहीं कर सकते, मतलब जेल में नहीं भेज सकते, सिविल जेल में नहीं भेज सकते। शैल बी मेड वेयर द टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट की होगी ऐसी डिक्री जब जो है उसको नहीं भेज सकते? 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 5000 रुपीज़। तो इसका आंसर आता है 2000 रुपीज़। सेक्शन 58 सीपीसी, ठीक है। सीपीसी का सेक्शन 58 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति, नो ऑर्डर फॉर डिटेंशन ऑफ जजमेंट डेटर को डिटेन नहीं किया जाता सिविल प्रिजन में मनी की डिक्री के केस में, जब जो है डिक्री है टोटल अमाउंट जो 2000 रुपये से एक्सीड नहीं होती तब तक, ठीक है। ऑर्डर क्या सेक्शन मैंने आपको बताया 58। फिर प्लीडिंग का मतलब बहुत आसान सा है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। देखो, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट और रीजॉइंटर, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट और रीजॉइंटर, या प्लेंट अलोन। अब फटाफट बताओ इसको, तो फटाफट बता देंगे क्योंकि हम बार बार पढ़ते हैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लीडिंग में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्लेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी। या तो प्लेंट होगा मतलब या रिटन स्टेटमेंट होगा। तो इसमें ये ऑर्डर 6 रूल 1, ठीक है, 61 नहीं है, रूल 1 है। ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। तो जो रिजेक्शन होता है प्लेंट का अंडर ऑर्डर 7 रूल 11, तो वो क्या है? डिक्री है, ऑर्डर है, या डीम डिक्री है, या इंटरिम ऑर्डर है? इसको रट लेना बिल्कुल। ये एक डिक्री है, ठीक है। क्या है? एक डिक्री है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिक्री बताया गया है, ठीक है। फिर आओ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53A। Section 53A of Transfer Property Act, the rights of following transferee for consideration shall not be affected। तो सेक्शन 53A में बताना फटाफट से लिख करके को क्या है 53A में इजी है ना बहुत, बताना फिर फटाफट क्या है इसके अंदर। इसमें राइट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन शैल नॉट बी इफेक्टेड। तो कौन से जो ट्रांसफरी हैं ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन, जिनको कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र हुआ है, जिनको
तो वो उनके जो राइट्स हैं इफेक्ट नहीं होंगे। जो ग्रेचुइटियस ट्रांसफरी है, नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हु हैज़ नो नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर ही हैज़ नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नो नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो किसके जो राइट्स होंगे वो इफेक्ट नहीं होंगे। हु हैज़ नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस नहीं है वो, ये हमें अच्छे से पता है। जो बोनाफाइड होता है उसको नहीं पता होता है कि जो हमें बार बार ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में चीज़ पड़ी थी कि जो बोनाफाइड होता है और बोनाफाइडली कोई चीज़ उसको मिलती है और कंसिडरेशन में मिलती है, मतलब उसने कुछ दिया है, चाहे सेल करी है, चाहे एक्सचेंज करी है, हर जगह हमने ये बात पढ़ी थी। और बोनाफाइडली की है, उसको नहीं पता उससे पहले भी व्यक्ति जो ट्रांसफर होता है किसी और से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बैठा है, तो उस केस में उसके राइट इफेक्ट नहीं होते हैं, ये हमें पता है। ए लेट्स ए फार्म टू बी ऑन ए कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, एक कंडीशन लगाता है कि वो 100 माइल जो है उसके ऊपर चलेगा। अब ये लीज जो है वो वॉइड है, ये एग्जाम्पल भी है। लीज कैन बी एग्जीक्यूटेड इफ बी वॉक्स 100 माइल्स इन एन आवर, लीज कैन बी एग्जीक्यूटेड, कंडीशनल ट्रांसफर कैन बी मेड। तो इसका जो आंसर है वो मैंने बताया था ना आपको, ये एग्जाम्पल भी है, मतलब ये इलिस्ट्रेशन भी है। और इलिस्ट्रेशन ये 7 लीज इज़ वॉइड, ऐसा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो सेक्शन 25 के इलिस्ट्रेशन ए में दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर ये लीज जो होगी वो वॉइड होगी जब उसने कहा भाई इतने माइल चल लो, आप कितने माइल चलने के लिए कह रहा है, 100 माइल चल लो 1 घंटे में, पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे, तो वॉइड ही होगी ना फिर चीज़, ठीक है। फिर 1 घंटे में कोई 100 मील कैसे चलेगा। इफ द टेनेंसी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मंथली, देन इन ऑर्डर टू टर्मिनेट द लीज ऑफ इट, नोटिस ऑफ विच पीरियड शैल बी गिवन। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अगर मंथली है तो कितने टाइम पीरियड का नोटिस जाएगा? ऑब्वियस ही बात है 15 डेज का, सेक्शन 106 सब सेक्शन 1, ठीक है। ध्यान से पढ़े हो ना टीपी एक्ट तो समझ में आ जाएगा। अगर साल वाली हो तो लिख के बताना। Section 9 of the Transfer Property Act provides that transfer can only be done through a transfer deed. Transfer can be oral without writing also. Transfer can only be done through a registered deed. Transfer can be done only by writing. Section 9 की बात हुई है, तो transfer can be oral and without writing also. फिर अंडर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इफ द डोनर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी। अब यहाँ देखो, ये मुस्लिम लॉ में भी हमने पढ़ा था ना अभी हाल फिलहाल में ही। क्या हो जाता है अगर डोनर ही मर जाए और जो है डोनी एक्सेप्ट नहीं करता है गिफ्ट को, तो क्या होगा, जो गिफ्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 122, डोनर और डोनी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन अग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल, ठीक है, इजी है ना। 2I, आगे चलो। इफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड द प्रोमिसर फेल्स टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट बाय द स्पेसिफाइड टाइम, टाइम ही है उसके अंदर सब कुछ, और उस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो नहीं कर पाता, मतलब प्रोमिसर बेसिकली यहाँ पर है, वो नहीं कर पाता, तो फिर क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सिएबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड एंड एनफोर्सिएबल, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, सेक्शन 55, ठीक है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, ये हमें पता है। रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का अगर होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, सेक्शन 26, रेस्ट्रेंट में नहीं होते ना कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है ए हायर्स ए कैरेज ऑफ बी, द कैरेज इज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड। अब क्या होगा? ए ने बी का कैरेज हायर कर लिया, कैरेज अनसेफ है, बी को नहीं पता ये बात, ए इंजर हो जाता है, तो क्या होगा? बी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बी इज रिस्पॉन्सिबल, बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंट, या फिर ए हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए बी इज रिस्पॉन्सिबल, बताओ फटाफट बताओ। बी ए हायर से कैरेज ऑफ बी, द कैरेज अनसेफ दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, उसको नहीं पता फिर भी वो इंजरी हो जाती है, तो क्या बी रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा ए की इंजरी के लिए, कैरेज तो उसी का था ना। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेप्टेंस। तो एक कोई प्रपोजल है जो एक्सेप्टेड हो जाता है एक बार, तो वो क्या बन जाता है? फटाफट बोलो। प्रॉमिस बन जाता है ना, ये हमें पता है। और इसकी जो डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन 2B में। अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फाइल्ड। तो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जो सूट है वो फाइल किया जा सकता है
इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी, या दोनों के कंटेक्स्ट में, या किसी के कंटेक्स्ट में नहीं, तो दोनों के कंटेक्स्ट में जो है रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सूट फाइल किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सूट बाय अ पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट बी ब्रोट। तो अगर कोई डिस्पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो वो कब नहीं लाया जा सकता है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, 6 मंथ, 3 महीने के बाद तक नहीं लाया जा सकता, 6 वीक के बाद नहीं लाया जा सकता, तो 6 महीने के बाद डिस्पोजेशन होने के बाद नहीं लाया जा सकता। अच्छा बताना, अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ अभी भी है या ये एज इट इज़ चल रही है? जरूर बताना और मुझे ज़रूर बताइएगा इस चीज़ के बारे में। एन इंजंक्शन ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट अंडर सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो सेक्शन 37 में इंजंक्शन है वो परमानेंट है, मैंडेटरी है, टेम्परेरी है, परपेचुअल है? फटाफट बताओ। टेम्परेरी है, ठीक है ना, ये तो पढ़ा हुआ है, रटना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन तो रटा होना चाहिए। टेम्परेरी इंजंक्शन 37 में, मैंडेटरी इंजंक्शन बताना कहाँ, लिख के बताना कहाँ है, ठीक है। एन ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अपीलेबल है, रिव्यूएबल है, ना तो अपीलेबल है ना रिव्यूएबल है, या फिर दोनों है? तो ना तो अपीलेबल है और ना रिव्यूएबल है। जो सेक्शन 6 में जो ऑर्डर या डिग्री पास हो जाता है ना उसकी अपील हो सकती है ना उसको रिव्यू किया जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट पे आ जाओ। अंडर लिमिटेशन एक्ट, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवरी पोजेशन फ्रॉम ए टेनेंट आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। देखो लिमिटेशन जो है क्या करना है, फॉर अ सूट बाय लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन, टेनेंट से पोजेशन लेनी है, टेनेंसी डिटरमाइन जब हो जाएगी उसके बाद में, तो जो पोजेशन का जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन है वो 30 साल है, 2 साल है, 3 साल है या 12 साल है? इसका जो आंसर है वो है 12 साल, ठीक है। रिमूवल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, टेनेंसी है की बात हो रही है, तो उसके लिए 67 जो है हमारा स्केड्यूल का आर्टिकल 67 वो एप्लीकेबल होता है इस पर। फिर आइए, एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द स्केड्यूल ऑफ द एक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है, रट लेना है इसको, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिल जाता है। तो क्या जहाँ पर लिमिटेशन पीरियड नहीं है तो उसका लिमिटेशन कितना होगा? उसका लिमिटेशन होता है 3 साल, आर्टिकल 113। हालांकि आर्टिकल हमारे इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, मेन बात ही पूछी जाती है, बट फिर भी हम बता रहे हैं। अंडर लिमिटेशन एक्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी, ये भी देख लेना। सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री, ये भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना। एक्स पार्टी डिग्री को सेटिंग असाइड करने का लिमिटेशन पीरियड है 30 डेज, ये भी आता है बहुत बार, 30 डेज है एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने का, ठीक है। अंडर MP Accommodation Control Act, essential supply enjoyed by a tenant in respect of the accommodation let to him is cut off by the landlord who will make an order to restore such supply। essential supply है टेनेंट के द्वारा जो मिलनी चाहिए टेनेंट को, किसके द्वारा? लैंडलॉर्ड के द्वारा। अब उसने वो कट कर दिया है तो वो कहाँ जाएगा ऑर्डर के लिए? क्या वो जो ऑर्डर है सप्लाई का रिस्टोर करने के लिए कौन बनाएगा? कलेक्टर, सिविल कोर्ट, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, एज अ केस में बी। तो इसके लिए रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा वो, सेक्शन 38 क्या, MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलो। अंडर MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एन अपील shall lie against the order passed by the rent controlling authority, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जो सेक्शन है इसका 31 है, तो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करती है तो उसका जो अपील है वो कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंडर MP Accommodation Control Act, the landlord gets entitled to get the house vacated from the tenant if he did not use it continuously for, अगर टेनेंट यूज़ नहीं करता कितने टाइम पीरियड तक के लिए कि उसको वापस मिल जाएगा? 6 मंथ के लिए तक उसने कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया तो जो लैंडलॉर्ड होगा वो अपने हाउस को खाली कराने का अधिकार रखता है, और ये उसको अधिकार देता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज डी। और मैंने आपको पहले ही बताया है सेक्शन 12 को बिल्कुल थोरो जो है इसको ये लर्न कर लेना विद क्लोजेस विद सबसेक्शंस। वेयर ए लैंडलॉर्ड हैज़ एक्वायर्ड एनी अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर, अकोमोडेशन मिला उसे ट्रांसफर के थ्रू, ही कैन नॉट ब्रिंग ए सूट फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज E और F और सबसेक्शन 1 और सेक्शन 12 ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अंटिल, ये पिछली बार भी जो हमने पेपर करा था उसके अंदर भी था ये, अंटिल 1 ईयर हैज़ नॉट इलेप्स्ड, ठीक है। तो रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, देख लो, इसीलिए करा रहे हैं कि आपको फटाफट सब याद हो जाए। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2 ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961
विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर ए पीरियड ऑफ। तो चैप्टर 2 के जो प्रोविजंस हैं वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस के ऊपर कितने टाइम पीरियड तक के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो एप्लीकेबल नहीं होते हैं 5 साल के तक के लिए, और इसके लिए है सेक्शन 4। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लेना। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड देखो, वेयर ए डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड ए पर्सन विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन सेक्शन 57 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड फ्रॉम द डेट दिस डेट इट शैल बी डिसाइडेड बाय। कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, तहसीलदार, एसडीओ या कलेक्टर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है स्टेट गवर्नमेंट, और ये भी हम पिछले उसमें कर चुके हैं। ठीक है, अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड हु विल डिसाइड द डिस्प्यूट रिलेटेड टू डिमार्केशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइन। तो मेंटेनेंस और डिमार्केशन करना है बाउंड्री लाइन का, तो फिर कौन इससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो कौन देखेगा? देखो, ये जो डिस्प्यूट्स होंगे वो कलेक्टर देखते हैं। स्टेट पर गवर्नमेंट और पर्सन के बीच में जो चलते हैं वो जो देखती है स्टेट गवर्नमेंट खुद देखती है, और जो डिमार्केशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड है बाउंड्री लाइन के, उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे वो कलेक्टर देखते हैं। अब 40 पे चलो, अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड ए भूमि स्वामी कैन नॉट लीज एनी लैंड कंप्राइज इन हिज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल के लिए नहीं दे सकता वो, ड्यूरिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ड्यूरिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ड्यूरिंग एनी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 ईयर्स या 4 ईयर्स। तो इसके लिए है, इसका आंसर है एनी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 साल। 3 साल के लिए भूमि स्वामी कैन नॉट लीज एनी लाइट कंप्राइज इन हिज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, फिर आता है अंडर एमपी लैंड रेवेन्यू कोड वजीबुल अर्ज ऑफ ए विलेज इज मेंटेन बाय। तो वजीबुल अर्ज का क्वेश्चन ये पहले भी दिया था पिछले उसमें भी। तो कौन मेंटेन करता है वजीबुल अर्ज? ये मेंटेन करता है तहसीलदार, कोटवार, सब डिविजनल ऑफिसर या पटवारी। तो ये मेंटेन करता है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, अंडर सेक्शन 242। ये पिछली बार भी आया था, तो ये देख लो, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं फिर से कह रही हूँ, इसलिए इसे करने में बहुत फ़ायदा रहता है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ एमपी LRC 1959 हु इज़ नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। तो रेवेन्यू ऑफिसर कौन नहीं है? सेटलमेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स भी है, नायब तहसीलदार भी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, और ये भी आया है पहले क्वेश्चन। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन एविडेंस एक्ट शुरू हो जाएगा। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंसी ऑफ ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये भी हो चुका। एज टू कंटेंट, यहाँ देखो कंटेंट है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के, तो वो कौन से सेक्शन में? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स पूछे हैं, कंटेंट्स, इस चीज़ को ध्यान से समझो, ये सेक्शन 22A है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से कर लेना ये वाला सेक्शन। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर एडमाइजिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन हमें कहाँ पता है? सेक्शन 32 में, सबको पता होगा ये, तो सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन आता है। तो इसके अंदर कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है? द स्टेटमेंट एज टू एनी ऑफ द सर्कमस्टांस ऑफ द ट्रांजिशन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं? खुद सोच के बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट है कि उस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई थी। पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ए स्टेटमेंट, मतलब उसे ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरी तो मृत्यु होने वाली है। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन इज मस्ट। तो फिर क्या जरूरी है? इसकी जो डेथ है वो जरूरी है कि वो मर गया हो। अभी देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। तो कौन सी एसेंशियल कंडीशन नहीं है? तो डेथ ऑफ द पर्सन मेकिंग डाइंग डिक्लेरेशन इज मस्ट। अब आप बताओ, डेथ हो गई हो, डाइंग डिक्लेरेशन कर रहा है तो डेथ हो गई हो। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट मस्ट बी द कोज ऑफ हिज डेथ, उसकी डेथ का कोज होना जरूरी है। तो कौन सा नहीं है? पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्टेटमेंट, की भाई उसे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भाई मैं मरने ही वाला हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, एसेंशियल कंडीशन विच इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन, आप एक बार सेक्शन 32 देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। सेक्शन 59 किसका है? सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। बिल्कुल, ये तो रटा हुआ सेक्शन होना चाहिए कि विटनेस अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। फिर ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए को किस लिए ट्राई किया जा रहा है? कि उसने बी का पॉइजन के थ्रू मर्डर किया। द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोड्यूस पॉइजन सिमिलर टू दैट ऑफ विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी। ये फैक्ट है कि बी की डेथ से पहले ए ने पॉइजन लेकर के आया। ए प्रोड्यूस्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी।
जो बी ने एडमिनिस्टर किया उसके पास ए ने प्रोड्यूस किया था उस पॉइजन को, वो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये फैक्ट नॉट रेलिवेंट है, पार्टली रेलिवेंट है, नीदर रेलिवेंट नॉर रेलिवेंट है। तो ये जो है ये इलिस्ट्रेशन है, ये इसका जो है रेलिवेंट है। तो सेक्शन जो हमारा 8 है उसका इलिस्ट्रेशन बी है, ये इसमें इलिस्ट्रेशन ये दिया हुआ है तो रेलिवेंट है ये। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47, एक्सेप्शन टू एडमाइजिबिलिटी ऑफ हियरसे एविडेंस। तो हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन क्या है? ठीक है, हियरसे एविडेंस एडमाइजेबल नहीं होते ये हमें पता है। तो कब एडमाइजेबल होंगे? सेक्शन 32, अभी डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ा है ना, तो तब एडमाइजेबल होंगे। और फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे भी याद आ रहा है कि बार बार कहते हैं कि न्यूज़पेपर कौन सा एविडेंस है, तो बताइएगा न्यूज़पेपर कौन सा एविडेंस है, पूछते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स, फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब क्या हुआ अंडर सेक्शन 27? द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड ओनली, द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ओनली, द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड एज टू द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, द फैक्ट डिस्कवर्ड, द फैक्ट डिस्कवर्ड है तो उसका मतलब नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड एज टू ऑब्जेक्ट एंड प्लेस, ये होता है इसका मतलब। ऑब्जेक्ट और प्लेस दोनों की बात हो रही है, किसकी नॉलेज है? लेकिन एक्यूज्ड की। फिर अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट मोटिव का क्या मतलब होता है? और मोटिव जो है कब रेलिवेंट होता है? इन ए केस बेस्ड ऑन डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, विदाउट एनी एविडेंस। तो जो मोटिव होता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस में मोर रेलिवेंट होता है। हॉस्टाइल विटनेस का जो एविडेंस होता है वो कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर एनी पर्पस, कभी भी नहीं ले सकते हम। कैन नॉट बी रिलाइड ऑन बाय द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन रिलाई नहीं कर सकते। कैन डिफेंस रिलाई नहीं कर सकते। प्रोसिक्यूशन ना तो कैन प्रोसिक्यूशन भी रिलाई कर सकता है, डिफेंस भी रिलाई कर सकता है, तो दोनों के लिए रिलाई कर सकते हैं। हॉस्टाइल विटनेस हो सकता है एक के लिए गलत बोल रहा है, जो हॉस्टाइल विटनेस कौन होता है? जो पार्टी लेके उसके अगेंस्ट बोले, लेकिन एक के अगेंस्ट बोल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी दूसरे के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता है, तो फिर वो दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। रूल ऑफ रेस जेस्टे, रेस जेस्टे जो रूल है वो क्या कहता है? क्रिमिनल केसेस के ऊपर ही ये जो है वो एप्लीकेबल होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों के ऊपर नहीं, सिर्फ क्रिमिनल के केस में। नेक्स्ट देखो, इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, ध्यान से सुनना, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put a question in the cross examination of the victim as to general immoral character, previous sexual experience of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent is provided in which section। पूरी डेफिनेशन लिख दी सेक्शन की। तो कौन से सेक्शन में ये चीज़ लिखी हुई है कि 376 में जो प्रोसिक्यूशन के लिए जो है ऑफेंस के लिए तो जो हो रहा है वो वहाँ पर कंसेंट अगर इशू है तो एविडेंस जो है पूछे नहीं जा सकते, नहीं दिए जा सकते, मतलब उससे जो विक्टिम है उससे और भी ज़्यादा उनको एम्बेरस नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सेक्शन 146 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ आईपीसी, मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है, आप में से बहुत लोगों का होगा। तो देखो क्या कहता है, ए पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट ऑफ बी फॉर स्टीलिंग मनी बट ही फाउंड नथिंग इन बीज पॉकेट एज इट वाज एम्प्टी। अब देखो ए ने बी की पॉकेट में हाथ तो डाला लेकिन वहाँ पे कुछ पैसे थे नहीं, तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? मिसचीफ, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, थेफ्ट, ये कोई ऑफेंस नहीं किया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि उसने किया है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। ये सेक्शन 511 है और 511 के क्वेश्चन पहले वाले पेपर्स में भी पूछे जा सके हैं, तो उसको क्वेश्चन सेक्शन को सबसे आखिरी सेक्शन है हमारे आईपीसी का, तो ये सोच के इग्नोर ना करें। अंडर आईपीसी विच इंग्रेडिएंट इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट इन ऑफेंस, तो एक ऑफेंस अगर हो रहा है अबेटमेंट का, किसका? अबेटमेंट का, 107, तो क्या होना जरूरी नहीं है? कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड, इंस्टिगेशन, एक्ट अवेटेड शुड बी कमिटेड, तो ये वाला है जो उसने अबेटमेंट किया जिस एक्ट के बारे में वो हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है, इंटेंशनल एड, इंस्टिगेशन है तो अबेटमेंट हो गया। फिर आता है टू पर्सनस ए एंड बी फाइट विद ईच अदर, ए वॉज हैविंग ए ब्लेड विद विच ए इन्फ्लिक्ट इंजरी ऑन द फेस ऑफ बी लीविंग ए परमानेंट स्कार ऑन द फेस ऑफ बी। अब उसने क्या किया? लड़ाई झगड़े में उसको जो है ब्लेड से इंजरी कर दी, परमानेंट स्कार हो गया, तो उसको क्या मिलेगा? ग्रीवियस हर्ट बाय शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, सिंपल हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, या सिंपल हर्ट बाय शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका आगा कि कटिंग और शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट से नेग्लिजेंस का नहीं है, ये ग्रीवियस हर्ट बाय शार्प कटिंग ऑब्जेक्ट आएगा। फिर है इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड स्टॉकिंग ऑफ ए वुमेन बाय एनी मैन इज पनिशेबल,
तो स्टॉक जो है करना वो कौन से सेक्शन में है, इसका जो है 354D के अंदर स्टॉकिंग ऐड किया गया अमेंडमेंट एक्ट 2013 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स फाइंड्स ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू सी बियरिंग ए ब्लैंक एंडोर्समेंट, कोई एंडोर्समेंट नहीं था उसके ऊपर, प्रोमिसरी नोट उसे मिलता है, सी से बिलोंग करता हुआ था। एक्स नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू सी, उसे पता था कि सी का है, प्लेज बैंक के बाद जाके प्लेज कर देता है एज ए सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग इंटेंडिंग टू रिस्टोर इट टू सी विद इन ए वीक। एक्स कोई गिल्टी नहीं है ऑफेंस का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, चीटिंग किया है या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है, तो उसने क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन किया है, उसकी जानते हुए भी कि किसका था। फिर उसके बाद ए फाइंड्स द की टू अ वाइज हाउस डोर विच वाई हैड लॉस्ट एंड कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग वाइज हाउस हैविंग ओपन द डोर विद दैट की, उसने चाबी उसे मिली और चाबी से घर खोल लिया, अब वो घर खोल के आ गया, ठीक है, ट्रेसपास करके। अब उसने कौन सा ऑफेंस किया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट या हाउस ब्रेकिंग। तो इस तरीके से उसने जो अटेम्प्ट किया वो बनता है हाउस ब्रेकिंग, क्योंकि चाबी के थ्रू आया है, इसलिए डोर के थ्रू आया है, तो हाउस ब्रेकिंग है। फिर है ए प्रिपेयर्स ए मार्कशीट विद एन इंटेंशन टू गेट ए जॉब देयर बाय ही कमिटेड द ऑफेंस, ये भी एक पिछली बार जो हमने करा था क्वेश्चन पेपर सॉल्व उसमें आया था। तो ये उसने क्या किया है, उसने फॉर्जरी करी है, सेक्शन 463। ठीक है, फिर नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड, तो जो चाइल्ड के ऑफेंस की बात करें तो कब नहीं होता, इसके लिए सेक्शन 80 है हमारा आईपीसी का, जिसको डोली इन कैपेक्स भी बोलते हैं, और इसमें जो है वो 7 साल के बच्चे ने से कम का अगर बच्चा है तो अगर उसने ऑफेंस किया है तो वो ऑफेंस में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आईपीसी, व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ माइनर विद रिगार्ड टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो लॉफुल गार्जियनशिप से अगर किसी बच्चे को लेके जाया जाता है तो उसकी क्या एज आनी चाहिए, तो हमें पता है अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज और अंडर 21 ईयर्स एज, फीमेल है तो 21 और मेल है तो 18 ईयर्स। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज मेल और अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज फीमेल, अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज मेल और अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज फीमेल। देखो 21 ईयर्स एज मेल और फीमेल ये तो नहीं हो सकता, 18 ईयर्स ऑफ एज मेल और अंडर 16 ईयर ऑफ एज फीमेल, अंडर 16 ईयर ऑफ एज मेल है और 18 ईयर्स फीमेल है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है, दूसरा नहीं। फिर आइए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आईपीसी, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, अगर फाइन से ही पनिशमेंट है और अक्यूज हैज़ बीन अवार्डेड 50 रुपीज़ फाइन, द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, 50 रुपये का फाइन मिला दिया है तो पीरियड उसको क्या होगा, कितना उसे जो है इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो 2 मंथ से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट उसे नहीं मिलेगा, कहता है सेक्शन 67 आईपीसी। फिर 63 क्वेश्चन पे चलिए, अंडर सीआरपीसी इफ ए पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, वारंट के बिना पुलिस ऑफिसर ने पर्सन को अरेस्ट किया, whether such person has been admitted to bail or otherwise, the officer in charge of police station shall report, तो चाहे उसे बेल के लिए एडमिट किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ तो वो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा पर्सन को, विदाउट वारंट है। देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को केवल, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और इफ ही इज सो डायरेक्ट टू द सब डिवीजन मजिस्ट्रेट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। तो इसका क्वेश्चन सिंपल है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है इसका आंसर, या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना अगर किसी को अरेस्ट करता है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। फिर है अंडर सीआरपीसी सॉरी, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड, अगर सिर्फ फाइन से ही इम्प्रिजन होना है और फिर उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, कब नहीं लेंगे, अगर सिर्फ फाइन की बात हो रही है तो सिर्फ अगर फाइन की ही बात है तो उस केस में 6 मंथ अगर बीत गए हों, 12 मंथ्स बीत गए हो, 30 मंथ्स या नो लिमिटेशन। बताओ फटाफट से सोच के मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर होगा ए 6 मंथ, सेक्शन 468 सबसेक्शन 2 क्लोज ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, हु कैन टेंडर पार्डन टू इन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ CRPC। तो कौन दे सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दे सकता है कंप्लायंस को पार्डन। सॉरी, हु कैन नॉट टेंडर, कौन नहीं दे सकता? CGM दे सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास दे सकते हैं, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं दे सकते। हु कैन नॉट टेंडर, कौन नहीं दे सकते हैं? सेक्शन 306 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में भी पावर नहीं होती। सॉरी, फिर ये तो बहुत मेजर मिस्टेक हो जाती है ना। आगे देखो, व्हेन कैन ए ट्रायल कोर्ट रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389 सबसेक्शन 3 CRPC आफ्टर कन्विक्शन। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो एक एक्यूज्ड को बेल पे कब रिलीज कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 389 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC, कन्विक्शन के बाद। व्हेन एक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका जो ये सेक्शन है 389, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसेक्शन के साथ इसको लर्न कर लेना। और इसमें जो है एक्यूज्ड बेल पर है और इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो कन्विक्शन के बाद भी उसको जो है बेल पे जो है रिलीज़ कर सकते हैं ट्रायल कोर्ट। फिर अंडर CRPC समन केस का क्या मतलब है? समन केस कहाँ डिफाइन किए गए हैं? 2W में, और मैंने इसके लिए एक की तैयार की हुई थी, अपलोड की हुई है, देख लीजिएगा। सारे सेक्शन 2 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है उन सबसे रिलेटेड मैंने पूरा शॉर्टकट क्या बताया गया है आपको, कैसे याद कर सकते हैं। तो 2W में डिफाइन किया गया है समन केस। तो क्या कह रहे हैं? इम्प्रिजनमेंट केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years, नहीं, पर विच में एक्सटेंड टू 2 years, जिसका इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का हो सकता है, वही। एक्सीडिंग 2 years नहीं, विच में एक्सटेंड टू 2 years है, बस 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 257 ऑफ CRPC इज अलाउड सो द एक्यूज्ड विल बी। अगर एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है अंडर सेक्शन 257 ऑफ CRPC, इसलिए तो ताकि जो एक्यूज्ड होगा वो रिलीज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, या फिर एक्विटेड हो जाए उसका। तो किस तरीके से होता है? ये होता है एक्विटेड हो जाए। तो सेक्शन 257 कहता है कि withdrawal of complaint by the complaint results into acquittal of the accused against whom the complaint is so withdrawn, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट विड्रॉ कर ली जाती है तो क्या होगा? उसका एक्विटल हो जाएगा। 69 पे देखिए, ऑन कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड टू पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 CRPC 2। तो कंप्लीटेशन हो जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन का, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वो पुलिस रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? सेशन कोर्ट को, CGM को, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। तो किसको करेगा? मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। फिर आइए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास 125 मेंटेनेंस। ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर ए पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज मैरिड डॉटर हुआ सर्टेन मेजोरिटी ब्रदर सिस्टर फादर। किसकी बात आ रही है कि कौन कर सकता है? ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर ए पर्सन टू मेक ए मंथली अलाउंस टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज मैरिड डॉटर हुआ हैज अटेन्ड मेच्योरिटी, ब्रदर सिस्टर या फिर फादर। तो फादर को मेंटेनेंस दिया जा सकता है क्योंकि पेरेंट्स आते हैं उसके अंदर, है ना, 125 में। अंडर CRPC 1973 व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस। अगर ट्रायल रॉन्ग प्लेस में होंगे तो क्या होगा? विटिएट इफ कॉज्ड फेलियर ऑफ जस्टिस, तभी विटिएट होगी अगर जस्टिस की फेलियर होती है तो। ठीक है, अंडर CRPC वेदर एन एक्यूज्ड में भी ए कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस, क्या वो अपने डिफेंस के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है? तो ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग, तो अगर वो रिक्वेस्ट करता है 315 में कि मैं विटनेस बनता हूँ डिफेंस में, तो वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, फिर आइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन ऑर्डर टू रेबट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 138 एंड 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एक्यूज्ड को क्या करना चाहिए? प्रूव करना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन बाय डायरेक्ट एविडेंस, उसको प्रूव करना पड़ेगा। must prove absence of consideration beyond reasonable doubt, must give some evidence in defense, may rebut the presumption on the principle of preponderance of probability। तो may rebut the presumption on the principle of preponderance of probability। Under Negotiable Instrument Act, an instrument in writing contained an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person और टू द बियर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है?
ठीक है, साइन बाय मेकर है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा ओनली टू और टू द ऑर्डर टू अ सर्टेन पर्सन, तो ये प्रोमिसरी नोट है। फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, अंडर सेक्शन 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट द ट्रायल शैल बी मेड टू कंक्लूड आफ्टर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद इन द पीरियड ऑफ, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर कंक्लूड हो जाना चाहिए, 6 मंथ के अंदर अंदर कंक्लूड हो जाना चाहिए। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए 75। आप ये सारे रिवाइज कर लीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी बने रहिएगा।